ओ माई जीन्स इस चैनल द्वारा मेडिकल जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिक मुद्दों पर रोशनी डाली जाती है। हम सबकी पूरी हेल्थ और बहुत सारी बीमारियां इंक्लूडिंग कैंसर, लाइफस्टाइल डिसीजेस अपने जेनेटिक्स से जुड़ी हैं। पहले से ये बातें मालूम हो जाए तो काफ़ी सारे रोगों के कारण जाने और रोके जा सकते हैं। भविष्य में तो दवाइयाँ और टीकाकरण भी व्यक्ति के जेनेटिक मेकअप पर निर्भर हो सकता है। इसलिए हर एक को अपनी जेनेटिक कुंडली के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यही महत्वपूर्ण बात आप सभी तक पहुंचाने का संकल्प लिया है विख्यात मेडिकल जेनेटिसिस्ट डॉक्टर हेमा पुरंदरे मैम ने। यहाँ पर मैम एकदम सीधे साधे सरल ढंग से रोजाना बोलचाल की शैली में कुछ महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट कर रही हैं। तो आइए समझ लेते हैं अपने जेनेटिक्स के बारे में, जिससे केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारे बच्चे तथा पूरा परिवार और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी एक अच्छी खासी हेल्दी ज़िंदगी जीने का मौका मिल सके। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस नए चैनल ओ माई जीन्स में। हमारा पहला एपिसोड आप सब ने देखा और हमें अच्छा खासा रिस्पांस दिया, तो हमारा भी उत्साह बढ़ गया है और हम आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा क्रोमोसोम्स, उसमें क्या गलतियां होती है और वो किस प्रकार से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वो सब जेनेटिक टेस्टिंग वो सब की इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर हेमा पुरंदरे, वन ऑफ द पायनियर मेडिकल जेनेटिसिस्ट ऑफ इंडिया। आज भी डॉक्टर हेमा मैम हमसे हमारे साथ यहाँ आई है हमारे पास, हमारे स्टूडियो में। और ये अभी आज हम बात करेंगे जीन्स का जो गलतियाँ होती है, जीन्स के जो ये डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में, वो कैसे टेस्ट किए जा सकते हैं वो और कैसे प्रिवेंट किए जा सकते हैं, इनके बारे में मैम हमें बताएंगे। ऑफ कोर्स उनके पेशेंट की केस स्टडीज भी इंटरेस्टिंग जो है वो शेयर करेंगी। तो मिलते हैं डॉक्टर हेमा मैम से। प्रणाम मैम, स्वागत है आपका फिर से इस अपने नए चैनल ओ माई जीन्स में। आपने लास्ट टाइम हमें ये क्रोमोसोम्स के बारे में बताया, आपने कैसे पढ़ाई की, आप कैसे इस क्षेत्र में आई, वो सब आपने बताया। तो आज हम जेनेटिक काउंसलिंग और सिंगल जीन के बारे में बात करेंगे। तो जेनेटिक काउंसलिंग से ही शुरू करेंगे। हाँ बिल्कुल। ओके, तो आपके पास पेशेंट आता है तो आप डायरेक्टली सैंपल नहीं लेती है, ऐसे आपने कहा था, तो कैसे होती है प्रोसीजर? अभी इसमें क्या होता है कि जब हम जो टेस्ट करते हैं तो पेशेंट के मन में सबसे पहले ऐसे होता है कि जब हम बात करना शुरू करते हैं कि हमें ये दोबारा होगा क्या, किस प्रकार का ये संक्रमण होगा, ये क्वेश्चंस लेके वो पहले आते हैं। तो टेस्ट के जब बताते हैं तभी हम कौन से टिश्यू से लेंगे, कौन सा पर्टिकुलर केस के लिए कौन सा सैंपल सही रहेगा और कितने दिन में रिजल्ट मिलेंगे, ये सब हम उनसे बातचीत करके। और लोगों को लगता है पैथोलॉजी से ऐसा सेम डेट लगना चाहिए, लेकिन ये सब डिसाइड करने के पहले हमको उनकी 3 जनरेशन की हिस्ट्री चाहिए। क्योंकि ये जैसे संक्रमण की ये की और ये जीन्स इनहेरिटेंस मतलब ये जरूरी है। तो माता पिता दोनों के, हस्बैंड वाइफ दोनों के साइड की हिस्ट्री लगती है। और जैसे खड़े में 3 जनरेशन और आड़े में भी जो कजिन्स वगैरह होंगे और सबकी भी ओके ओके ओके। तो वो हिस्ट्री लेके उस हिसाब से आपको वो जो भी उनका प्रॉब्लम है उसका पैटर्न समझ में आ सकता है। ओके, तो हिस्ट्री लेती है और आप एथनिसिटी भी चेक करती है ना? क्योंकि जैसे अपने को मालूम है कि अलग अलग कम्युनिटी में जैसे अलग किस्म की बीमारी आ सकती है। जैसे देखिए कि एक थैलेसीमिया नाम की जो बीमारी है, तो इसमें सब जो अलग कम्युनिटी जैसे सिंधी, पंजाबी, उनमें वो जीन्स का प्रादुर्भाव ज्यादा रहता है। तो उनके बारे में उनके ध्यान में नहीं भी आया तो भी हम उनको बताते हैं कि ऐसे वर्ल्ड वाइड नोन है। तो उस हिसाब से कैसे एक्स्ट्रा जिसकी प्रिकॉशन लेके टेस्टिंग करना चाहिए वो हम उन्हें समझाते हैं। एथनिसिटी से मुझे याद आया, लास्ट टाइम हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात की थी। वो तो ज्यादा करके वेस्टर्न कंट्रीज से उनका जीन पूल था। तो अभी हमारे एशिया में भी ऐसे कुछ शुरू किया गया है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसकी अभी जानकारी इतनी बढ़ गई है कि उस हिसाब से हम लोग जो प्रोग्राम होते हैं प्रिवेंटिव प्रोग्राम, उसमें भी ये मतलब ध्यान दे सकते हैं।
तो एथनिसिटी तो इंडिया में आप इंडिया का नक्शा देखोगे तो कितने तरह तरह की लोग, और जैसे डाइवर्स पॉपुलेशन अपनी है, तो ये डाइवर्स पॉपुलेशन के हिसाब से उनमें जीन में भी फर्क होता है। तो ये जो जीन में फर्क होता है उस हिसाब से, जैसे मैंने थैलेसीमिया का बताया, उस हिसाब से हम उसको एक कंपल्सरीली जैसे स्क्रीनिंग प्रोग्राम करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत है कि अगर कम्युनिटी हो, जैसे एथनिक, जैसे अपने एस्केनेजी जूस हो, तो उनके लिए वो अलग किस्म की जो बीमारियां होती है, तो फिर वो टाइम जैसे वो उसका क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो एशिया का जीन पूल का डेटाबेस बनाया जा रहा है अभी, और वो इकट्ठा करके उसका डीप रिसर्च करके फिर वो उससे हम प्रिवेंटिव मेजर्स तक पहुंच सकते हैं। ओके ओके, तो ये थोड़ा अलग बात की हमने, जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आप एथनिसिटी देखती हैं, हिस्ट्री लेती हैं, और फिर आप कौन सा टिश्यू, कौन सा राइट टेस्ट, राइट टिश्यू, राइट टाइम, ये सब उनको बताती है ना। क्योंकि उनको इतनी जानकारी नहीं होती है, सिर्फ एक खून दिया टेस्ट हो गया। तो मतलब जीन्स मतलब अलग अलग इसमें एक्सप्रेस अलग अलग तरह से होते हैं, तो वैसे ही हम उसको इंफॉर्मेशन देते हैं। और टिश्यू मतलब ब्लड भी होता है या सलाइवा से भी हो सकता है? सलाइवा, ब्लड, बोन मैरो, फिर उसके बाद में मसल का कभी सैंपल ले देते, वो लेते हैं। गर्भ प्रेगनेंसी में तो गर्भजल या कोरियोनिक जो उसका सैंपल होता है वो देते हैं। और ये आपको मानेंगे कि ये तो काउंसलिंग का है कि जैसे ये इतना, हम लोग अभी सिंगल जीन की बात कर रहे थे, इसीलिए एक आधा ब्लड ड्रॉप भी किधर गिरा हो तो क्राइम साइट से वो लेके उसमें के टिश्यू से भी हम कर सकते हैं। ओके ओके, तो ये तो अपने टेस्ट के बारे में वो पेशेंट से बात की, तो उसके जो आउटकम आएंगे, रिपोर्ट्स आएंगे, उसके बारे में भी क्या क्या रिपोर्ट्स आ सकता है, वो भी आप बताती हैं। पहले बता सकते किस तरह के आएंगे। डेफिनेटली ये एब्नॉर्मल आएगा, क्योंकि क्रोमोसोम जैसे सिंगल जीन में डायरेक्ट रिजल्ट नहीं होते। तो जैसे कि इसमें आएगा डेफिनेटली, जैसे पैथोजेनिक है या बिनाइन है, और उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देके राइटिंग में भी रहता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट क्या बोलते हैं, हमें ईमेल से रिपोर्ट भेजो, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट है, उनको इतना समझना बहुत मुश्किल है, और रेफरिंग फिजिशियन को भी हमारे से बात करके फिर समझा के लेना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई भी पेशेंट, क्या मैं भी बोलूंगी कि ये टेस्ट महंगे हैं तो महंगे हैं, और पहले इसमें मैं कि हम क्यों समझाते हैं पता है, क्योंकि ये इसकी इरिवर्सिबल एक्शन कोई लेनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए वो जो है कि अभी हमें बच्चा ही नहीं चाहिए, हमारा इतना पैथोजेनिक आया, मतलब ऑलमोस्ट इरिवर्स, या कोई ऐसे अगर बीमारी हो तो उसमें अगर ऐसे अपने को लगा कि मुझे रखना ही नहीं है, तो नहीं, अच्छे से पोस्ट स्ट्रेस काउंसलिंग होने के बगैर आप ये नहीं करेंगे। महंगी तो आपका जो मेन क्वेश्चन है अभी का, तो महंगी के लिए ऐसा होता है कि अगर समझो आप देखें कि 2000 रुपए से 25,000 तक अगर हमारी टेस्ट हो का कॉस्ट हो, तो ये टेस्ट आपको वंस इन लाइफ टाइम ही करनी पड़ती है। अब पेशेंट आते हैं तो हमारे जेनेटिक के अलग अलग तरीके होते हैं, तो जैसे उनसे कैसे इंफॉर्मेशन लेना और उनको कैसे समझाना। तो सबसे पहले आजकल तो उनको बोलते हैं आपके पास मोबाइल है, बोलेंगे मैडम स्विच ऑफ किया है या साइलेंट में रखा है। फिर मैं उनको पूछती नहीं, वो नहीं मैं पूछ रही, मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि आपके घर में कितने मोबाइल है। तो मेरा है, बीवी का है, हर एक का कॉस्ट 15,000, 60-70 हजार रुपए। एक घर में 4 ही इंसान अपन अगर लेते हैं तो उनमें कितना खर्चा आएगा। तो इस तरह का इतना खर्चा अगर आता है तो ये जिंदगी में आप इतने यंग लाइफ में कितने लाखों रुपए जाएंगे। टेस्ट 25,000, 30,000, 50,000 जो भी हो, तो ये उसकी जिंदगी में एक ही बार करनी है, और आपको पूरे पीढ़ियों को उसका फायदा, आगे की पीढ़ी को भी उसका फायदा होगा। और ये जो आते हैं लोग आपके पास काउंसलिंग के लिए, तो उनका फैमिली डायनामिज्म, उनका आपसी रिश्ता, उनमें कुछ स्ट्रेस है, तो वो भी आपको मालूम पड़ता होगा ना बात करते समय, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए काउंसलिंग। क्योंकि जब काउंसलिंग के लिए पेशेंट आते हैं, कभी कपल अकेले आते हैं या कभी फैमिलीज को लेके आते हैं, माँ की साइड के, तो क्या रिश्ता है उनका वो आने वाले लोगों से वो हम देख लेते हैं, और इस हिसाब से अपनी जो लैंग्वेज जो यूज करनी है, कंफर्ट लेवल, जैसे जो स्पेशली जो कपल आता है
उनकी कंफर्ट लेवल रख के हम बोलते हैं, क्योंकि ब्लेम गेम उसमें नहीं होना चाहिए। ब्लेम गेम नहीं, स्टिग्मा नहीं, हाँ वो सब आपको संभालना हाँ, पड़ता है। ओके, और ये टेस्ट आपने सुझाया, एडवाइस दिया, फिर भी फाइनल डिसीजन पेशेंट का होता है, तो वो करना चाहे करे, ना करना चाहे हाँ, उसकी मर्जी। ओके, तो हम अभी सिंगल जीन की बात कर रहे थे, तो क्रोमोसोम में हमने देखा था कि वो कभी वो क्रोमोसोम 23 जोड़ियां होती है, कोई गायब हो जाता है, कोई टूट जाता है, कोई एक दूसरे से चिपक जाता है, कुछ तो प्रॉब्लम, तो फिर उससे बीमारी हो सकती है। जीन्स में क्या होता है? पहले जीन्स मतलब क्या है? जीन्स अपने अनुवंशिक गुण जो पहले मैंने बताया कि वो इकट्ठा होके क्रोमोसोम में बनते हैं, और या क्रोमोसोम को आप खींचे तो जो स्पाइरल कॉइल हमें मिलती है, जैसे हर एक जन को आज जो डीएनए क्या होता है मालूम है नाम से, तो वो जो होती है उसकी जेनेटिक लैंग्वेज जो है उसमें खाली 4 अल्फाबेट्स होते हैं, ATGC, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, और ये तीन मिलके एक जीन होता है। और वो ऐसे, ये लैडर है शुगर फॉस्फेट की जो ये फोटो में दिखाई दे रही है, तो वो जो लैडर होती है जैसे ऐसे वो ट्विस्टेड रहती है, और उसमें के अगर ये जैसे तीन अगर हमने बेसिस लिए जो एडेनिन गुआनिन, तो उसका अगर रिपीट होके भी 3, 6, 8, 9 मिलके भी एक जीन बन सकता है। कभी कभी जो होता है हम लोग बोलते हैं जैसे कि एक आधा जीन नॉनसेंस होता है, कुछ काम का नहीं होता है, बीच में होता है, या तो ऐसे होते हैं कि ज्यादा मतलब 10, 12, 15, 50 तक भी ये जीन सब इकट्ठा होके एक डिसीज को मतलब जन्म देता है, ऐसे बोलो। या कभी कभी होता है कि पॉजिटिव, एक जीन से मल्टीपल बॉडी सिस्टम्स अफेक्ट होती है। तो ये जब हम जानते हैं जैसे उसका क्या एग्जैक्टली जो कोड जो है, जो लैंग्वेज है, उससे हमें जो म्यूटेशन मिलते हैं, जो एक जीन खराब हुआ तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो जो म्यूटेशन है चाहे वो 3 अल्फाबेट्स का हो या ज्यादा, जैसे सिंपल स्पेलिंग मिस्टेक देखो, CAT कैट बोले तो उसमें का उल्टा हो गया था, मतलब ये आप कैट को देखे TAC नहीं बोल सकते। तो ये इतनी देखे तो सिंपल लैंग्वेज है, लेकिन उसका इफेक्ट जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो मैं ये सब दोहराऊंगी, आप करेक्ट में, हाँ ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी, करेक्ट दर्शकों के लिए मैं दोहराती हूँ। डीएनए है अपना बेसिक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, अपनी बॉडी का डेवलपमेंट, फंक्शनिंग, फॉर्मेशन सब ये डीएनए के बेसिस पर ही होता है। और जीन्स मतलब अ पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा, उसे जीन बोलते हैं। और जीन से हमारे शरीर में प्रोटीन्स निर्माण होते हैं, जो आगे चल के बॉडी का फॉर्मेशन, फंक्शंस, वो सब वो प्रोटीन्स के आधार पर ही होता है। तो अगर जीन में कोई बदलाव आया या कोई चेंज आया, जैसे मैडम ने बताया म्यूटेशन बोलते हैं उनकी भाषा में, वैसे हुआ, स्पेलिंग एरर हो गया, तो उसका जो फंक्शन है, जो प्रोटीन है, वो बन नहीं पाता, या कम मात्रा में बनता है या ज्यादा मात्रा में, तो सब उससे अपना बॉडी सिस्टम, कौन सा भी बॉडी सिस्टम पूरे लाइफ में कभी भी ये उसमें अफेक्ट हो सकता है और अपने को तकलीफ हो सकती है। ये है जीन्स का मतलब। तो ये ATGC जो उन्होंने ये अल्फाबेट्स बताए, तो A हमेशा T के साथ जाता है और G C के साथ जाता है। उनके पेयर में भी गड़बड़ हो गई तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। थर्ड फिगर आपका सिकल सेल एनीमिया का है, हाँ। उसमें A की जगह T आ गया तो पूरा अनर्थ हो गया। तो ये हेमाटोलॉजिकल सिस्टम का एक भाग है, और उसमें जो ये होने से क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है इसका। सबसे पहले तो उसमें अगर सिंगल डोज में रहे, वो भी जैसे पैटर्न सब बताएंगे बाद में, तो उसमें क्या होता है कि उसके वजह से, क्योंकि वो सेल में वो सिकल के जैसा होता है, उसमें का जो जितना ऑक्सीजन रहना चाहिए, क्योंकि इतने सारे सेल सिकल हो गए, तो ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी उसको पकड़ने की जो होती है वो नहीं रहती है। तो सांस फूलना या ऊपर चढ़ना है तो तकलीफ होना, तो या कभी कभी ब्लड वेसल में जाके वो क्लॉट बनता है, सीधी से रोले होके जैसे आगे जाता है वैसे नहीं जाता है, और उसमें जो गांठ बनती है उसके वजह से सीवियर जॉइंट पेन्स या क्रैम्प्स पैरों में आना, ये बहुत सारी। ऐसे तो इंसान अदरवाइज बहुत हेल्दी है, लेकिन एक जस्ट सिंगल चेंज जीन म्यूटेशन में इतना एक अक्षर से पूरा जिंदगी उसका yes. और अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अगर इसके कैरियर रहे तो बच्चे में जाने का चांस 25% रहता है। ये मुझे बताइए कि मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे बच्चे में जाने के लिए कुछ ऐसे फिक्स रोड मैप जैसे पैटर्न्स रहते हैं? बिल्कुल,
क्योंकि ये 4 किस्म के पैटर्न्स होते हैं। एक तो जैसे हमने ऑटोसोम्स क्रोमोसोम समझे, तो वैसे उसके ऊपर लोकेशन होता है, दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम पे। तो ऑटोसोम पे जो लोकेशन होते हैं उसपे भी एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव तरीका होता है। डोमिनेंट मतलब अगर समझो मेरे को कुछ बीमारी है या मुझ में वो जीन है, तो अगली पीढ़ी में जाने का जो ये है 50% तक रहता है। बट इसमें एक ऐसी खासियत है, एक तो या यंग एज में भी होगा, वो अर्ली चाइल्डहुड में होगा, या बाद में उम्र जैसे 40-45 के बाद भी एक्सप्रेस होगा। तो ये एक्सप्रेस होने के बाद जो बीमारी होती है वो बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। और ऐसे लोगों को जिसको कोई बीमारी भी नहीं है लेकिन उनमें वो जीन है, तो अगले पीढ़ी में जा सकता है। तो एकदम ऐसे लगता है कि अरे ये पहली बार हमारी पीढ़ी में आ रहा है। दूसरा होता है रिसेसिव, जैसे दोनों, जैसे सिकल का हमने देखा कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ कैरियर रहे, सिंगल डोज में तो उनको पता भी नहीं चलेगा। तो उसके दोनों का मिला के जो आधे आधे जीन्स जाएंगे, तो अगर दोनों के डिफेक्टिव जीन्स गए तो फिर 25% रिस्क रहती है, और बाकी तो अगर नहीं गए तो 75% नॉर्मल या लेकिन इसमें एक ध्यान में रखना, जब हम परसेंटेज बोलते हैं, जैसे डोमिनेंट का 50% रिस्क है, ऐसा नहीं मुझे एक हुआ तो हो गया मेरा 50%, अभी आगे नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। सेम विथ 25%। ओके, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोम बोले तो वो पहले जो 22 जोड़ियां हमने क्रोमोसोम की देखी थी उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसमें से किसी जीन, उसमें से जो उसके ऊपर जो जीन है तो उसमें कुछ म्यूटेशन है, कुछ बदलाव है, कुछ स्पेलिंग एरर है, तो जो होता है वो ऑटोसोमल पैटर्न बोलते हैं। और उसमें जो एक्सप्रेशन है, वो जो भी प्रॉब्लम है उसका एक्सप्रेशन अगर डोमिनेंट है तो उसे हम ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। और इसका आपने एक अच्छा खासा पेशेंट के बारे में, विजिलेंट पेशेंट के बारे में बताया था, हंटिंगटन डिसीज का। हंटिंगटन डिसीज ये ऐसी बीमारी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और डोमिनेंट हो या रिसेसिव, ये मेल फीमेल किसी को ही हो सकती है। और ये डोमिनेंट डिसऑर्डर अगले पीढ़ी में जब जाती है तो उसके जो मतलब परिणाम होते हैं वो हम प्रेगनेंसी टेस्ट में जाने के पहले ही, अगर कैरियर कोई हो तो उसकी गर्भ की चाचणी करके देख सकते हैं। ऐसे ही हमारा एक पेशेंट गर्भ मतलब प्रीनेटल डायग्नोसिस के लिए आया, क्योंकि उसके यहाँ हंटिंगटन डिसीज की बीमारी थी, जिसमें मैंने बताया कि जो मस्कुलर है उनका इतना वीकनेस हो जाता है कि उनको चलना फिरना, तो 35-40 के साथ छोटे सिम्टम शुरू होते हैं, डिसोरिएंटेशन होता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, और उनकी इतनी खसी अच्छी लाइफ की जो है वो खराब हो जाती है। शायद उन्होंने 50% आगे पास ऑन भी किया होगा, लेकिन वो बच्चे को है कि नहीं, उसके बच्चे की वो उम्र में पता चलेगा। अभी इनका जो था कि इनके फैमिली में ऐसा भी एक फोटो आप देख सकते हैं, तो ये हट्टा कट्टा अच्छा जो इंसान था वो उसको मतलब कैसे सूखा हुआ अभी इधर दिख रहा है, तो उसको हंटिंगटन होने से उसका पूरा मस्कुलर जो है पूरा वीकनेस हो गया है, वो एकदम ऐसे अब ये सिकुड़ गया है। हाँ, एकदम छोटे, मतलब ऐसे उसका साइज आर्म्स का हो गया है। तो फिर उसका दिमाग का भी वो ठीक नहीं था, और उसके फैमिली में इतने ऐसे मेंबर्स थे, तो उन्होंने बोला नहीं मेरे वाइफ का टेस्ट करो। तभी मैंने उनको समझाया कि हिस्ट्री तुम्हारे फैमिली में है, हमें मालूम है ये कंडीशन डोमिनेंट है, तो हम पहले आपका टेस्ट करेंगे। आप अगर कैरियर नहीं है तो अगले पीढ़ी में जाने की कोई भी संभावना नहीं, क्योंकि उसको भी 50% अगर नहीं मिला होगा तो शायद वो एकदम डिसीज फ्री हो सकता है। तो उसने वो मान लिया, और फिर उसने जैसे हमने उसकी टेस्ट की खुद की, तो बच्चे की मैं करने के लिए आप मेरी करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, उसको ऐसे लग रहा है। तो वो अच्छी तरह से समझ गया, और उसमें वो जीन नहीं था, तो वो उसका बच्चा जो था, तो डेफिनेटली उसको हंटिंगटन्स का जो हमेशा डिसऑर्डर जो है उसी का ही इलाज ये डायग्नोसिस होता है। तो मैंने बोला हंटिंगटन्स की कोई आप कैरियर नहीं थे, और ये नहीं कि बच्चे में जाएगा। लेकिन वो इंसान इतना पढ़ा लिखा, इतने ऐसे मतलब अलग अलग मतलब टूटे फूटे इंग्लिश में उसने मुझे मेल लिखी थी। तो फिर उसके 2 जो कजिन्स थे, भाई थे, तो उन्होंने उनको भी लाया और उनके भी टेस्ट करवा के लिए, उसमें का एक में था एक में नहीं था। तो खुद अपन जानकार होके दूसरे को जानकार बनाइए, जो हम बताते हैं, और जानकार होके उनके आप लाइफ जिंदगी उनको अच्छी दे सकते हैं।
तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट 50% अब बोल रहे तो माँ या पिताजी किसी से भी आता है। और अगर प्रीनेटल में या पहले से ही मुझे मालूम पड़ा कि आगे चल के मुझे ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो हिसाब से मैं अपना एजुकेशन, करियर, वो सब प्लान भी कर सकती हूँ। क्योंकि ये तो विकलांग हो गया 45 की उम्र में, तो तभी से वो खटिया पकड़ ली तो प्रॉब्लम ही होगा ना सबको, और उसको संभालने के लिए और एक आदमी, तो वो तो बहुत ही भारी पड़ेगा किसी भी फैमिली के लिए। तो ये एकदम विजिलेंट पेशेंट था और उसने खुद ने उस बीमारी का सामना किया, देखा था नजदीक से, और सब मेंबर्स को, अपने परिवार को उसने खुले में आके बताया। वो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है हमारा। बार-बार जो दोहराना चल रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव, वो आप बोल रही थी माँ या पिता दोनों से आना चाहिए। 25% चांस से वो बच्चे में आएगा। तो इसका कुछ उदाहरण है? सबसे इम्पोर्टेंट है थैलेसीमिया। ओके। वो जिसमें बच्चों को खून दे के ही उनकी जैसे बीमारी होती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे जीना पड़ता है, उनका हीमोग्लोबिन कम रहता है। हाँ, तो जो ये बीमारी होती है तो क्यों खून देना पड़ता है? क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन कम रहता है, नॉर्मल लेवल जो उसमें से काफी कम रहता है। और वो कितना भी आप आयरन खाओ, कितना भी आप खाना लो, गोली खाओ, बढ़ने वाला नहीं, क्योंकि जेनेटिकली योर बॉडी इज दैट वे। तो जो जीन का डिफेक्ट होता है, तो इसीलिए हर एक का जेनेटिक टेस्ट करना, वो ऐसे कोई हिस्ट्री तो जरूरी है। तो जैसे नहीं कि एक को हुआ एक को नहीं हुआ तो चलो मैं भी अच्छा निकलूंगा। तो वो जो दोनों से 25% आया। और आपको पता है कि ये अपने इंडिया में बहुत कॉमन बीमारी है, जैसे कुछ मेडिटेरियन रीजन में ही है, और वो सबका इसका सिकल सेल का हम टेस्ट कर सकते हैं। तो थैलेसीमिया दोनों का मतलब इसे तो, लेकिन थैलेसीमिया का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा ही अपने को, मतलब क्योंकि उसमें जीवित भी रहना बाद में मुश्किल होता है, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिलता। तो उनका प्रीनेटल टेस्ट, उनका जो डायग्नोसिस स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो ऐसे बेल्ट्स में हम जैसे स्कूल के बच्चों का करके आगे का जो उनका जो देखना है, या आगे लड़की माँ बनने वाली, तो उनके लिए तो कितना ये तकलीफ की बात है। तो हर एक ये जैसे स्टेप्स है, जैसे प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, कम से कम प्रेगनेंसी में तो ये करना बहुत जरूरी है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में वाले जो है उनका भी कर सकते हैं, या हेल्थ चेकअप को जाते हैं, जैसे अब पैथोलॉजी चेकअप करते हैं वैसे हेल्थ चेकअप में भी अपने को अगर मिलेगा तो ये देख सकते हैं। और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि कोई कंट्रीज में बहुत ही इसका मतलब अहम महत्व है स्क्रीनिंग करना। और ये अभी आपने जो स्टेजेस बताई स्कूल में, इसमें और एक मैं ऐड करना चाहूंगी, जब जॉब नहीं लगती है तो हेल्थ तो चेकअप तो होता ही होता है। तो वहीं पे भी हम लोग जान सकते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन कम है, और आगे चल के वो टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी आप साइप्रस की बात शायद कर रही थी। हाँ। तो ये देश में जैसे मैंने अभी बताया कि कोई कोई कंट्रीज में कैसे अगर ये बीमारी ज्यादा है तो स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? स्क्रीनिंग सबका करते हैं, कंपल्सरी पॉपुलेशन का, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही वो करते हैं। और सेकेंडली जैसे उनके जो धर्मस्थल है वहाँ जाके वो भाषण देते हैं, अलग लेक्चर देते हैं और समझाते हैं कि अपने यहाँ इतना ज्यादा 74-76 में साइप्रस ने शुरू किया, एक भी अभी थैलेसीमिया का बच्चा पैदा नहीं होता है। कैरियर हो सकता है, लेकिन वो उधर तक तो मतलब जैसे आप पहले बता रहे थे कि जो इकोनॉमी जो बिगड़ जाती है, जो कॉस्ट जो बढ़ती है, तो नेशन के ऊपर कितना लोड है अगर ऐसे बच्चे रहेंगे। तो ये 70s में साइप्रस ने शुरू किया, उनमें तब तक तो 1000 बच्चों में से एक बच्चा पीड़ित था। तो ऐसा उनका डेटा है। और आजकल वहाँ एक भी थैलेसीमिया से अफेक्टेड बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। ये यहाँ तक वो आ गए। और हमारे यहाँ आज भी 10,000 बेबीज आर बोर्न विथ थैलेसीमिया एवरी ईयर। तो कितना काम करना पड़ेगा इसके लिए, कितना सबको मालूम है। और एक सिंपल टेस्ट, आपने बताया था कितना ये टेस्ट का, पैथोलॉजिकल टेस्ट में पहले पता चलता है 1200, जैसे हीमोग्लोबिन लो हो तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करके देखते हैं। और उसके बाद उसका जब तक जीन का म्यूटेशन नहीं ढूंढते तब तक हम उनको आगे उनके प्रेगनेंसी के लिए वगैरह या आगे का इनहेरिटेंस के लिए जो है
वो जो प्रेगनेंसी में टेस्ट करेंगे वो हम नहीं दे सकते, क्योंकि वो जीन हमें ढूंढना जो उसका HBV जीन। तो उसकी कितनी अंदाजे उसमें टेस्ट? कम से कम 10,000 15,000 तो ऐसे। इतने से ही। और अगर वो बच्चा पैदा हो, अगर कोई भी इंसान है उसको थ्रू आउट ट्रांसफ्यूजन देना है तो उसको तो लाखों में खर्चा आएगा, पूरे पूरे लाइफ में। Yes. अरे बाप रे। तो ये टेस्ट से कितना फायदा होगा। ओके, ये तो हो गया ऑटोसोमल रिसेसिव की बात। अभी सेक्स लिंक में भी मैं डोमिनेंट। रिसेसिव में और एक दोहराना चाहती हूँ कि ये जो जैसे एश्केनाजी ज्यूज है, उन्होंने बहुत सारे नोबेल लॉरिएट्स है, बहुत बहुत ही सारे जेनेटिक की बीमारियां भी है। तो उन्होंने क्या किया कि नोबेल लॉरिएट हमारे इसीलिए स्क्रीनिंग छोड़ा नहीं, हर एक का जैसे टेसाक डिसीज जैसे, और इतने थैलेसीमिया हमें एक बीमारी की बात, उनके यहाँ तो 3-3 4-4 बहुत ही डिफिकल्ट बीमारियां हैं। तो वो सबका जिसमें ब्रेन भी डैमेज होता है, तो ये सबके इसमें इतना प्रिवेंशन भी आया है कि सेम पॉलिसी उन्हें अप्लाई अपने धर्मस्थल पे जाके बताने का और हर एक का कंपलसरी स्क्रीनिंग करने का। तो वो भी उससे बच रहे हैं। बहुत ही उनका भी प्रमाण कम हो गया है, बहुत ही अफेक्टेड का। तो अभी हम जाएंगे सेक्स लिंक डोमिनेंट और सेक्स लिंक रिसेसिव। ये दो पैटर्न हैं, उनके बारे में बताएंगे। अच्छा, डोमिनेंट अगर बोले तो एक जीन डोमिनेंट है, अगले पीढ़ी में जाएगा, और रिसेसिव वाला होता है वो एक रिसेसिव होगा, वो भी अगले पीढ़ी में जाएगा। लेकिन डोमिनेंट का कह जैसे कि वो जाएगा वो एक्सप्रेस होगा, और जो मेल में अगर पूरा एक्सप्रेस हो गया तो मेल डेफिनेटली जीते भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये सेक्स लिंक बोले तो ये एक्स से रिलेटेड है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स है उससे रिलेटेड है। ओके, तो वो अगर आगे गया, अगर माँ का एक्स लिंक एक्स में कुछ प्रॉब्लम है तो फिर से वही हो गया कि बच्ची के पास, लड़की के पास 2 एक्स है तो वो तो कैरियर हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा अफेक्ट होने का चांस कम है। लेकिन लड़के में गया तो उसके पास तो दूसरा एक्स है ही नहीं, तो वाई तो उसको कुछ ये नहीं करेगा। और जो लड़की में अगर गया तो लड़की रहती है लेकिन वो शायद मंदबुद्धि होती है। ओके, क्योंकि जीन इतना स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, तो ये अभी हम फिगर नंबर 4 पे आएंगे। ये है सेक्स लिंक्स रिसेसिव। तो उसका कुछ उदाहरण है, आप बता सकती हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक बीमारी है मसल की, स्नायु की, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी में ऐसे होता है कि जब बच्चा जो पैदा होता है लड़का, तो पैदा होने के बाद में अच्छा 1 साल तक वगैरह अच्छा ठीक लगता है। आस्ते आस्ते जो उसकी एक्टिविटी बढ़ती है कि जमीन से उठना या पकड़ना, तो उसको तकलीफ होती है। सीढ़ियाँ चढ़ना ये सबसे इम्पोर्टेंट, पहले उसका एक कंफर्म डायग्नोसिस हम पहले क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ना उसको जब मुश्किल होता है तो उसके जो पैर की जो पीछे के काफ मसल होती है तो उसको इतना एकदम मोटा ऐसे जाड़ा हो जाता है, क्योंकि जो मसल है वो हाइपरट्रॉफी होते जाते हैं कि बच्चे को सपोर्ट दे। लेकिन वो तो एक स्पॉट डायग्नोसिस हमारे लिए होता है। तो ये अगर ऐसे बच्चे अगर हो तो उनको अभी आगे जाके ये तो तकलीफें होती ही है, आस्ते आस्ते व्हीलचेयर बाउंड होते हैं। और वो एक्स लिंक्ड होने से हम लोग उसका टेस्टिंग करके जीन आइडेंटिफाई करते हैं। और आजकल जो थेरेपी आई है तो इसीलिए जो इसका जीन सबसे बड़ा होता है, तो जो थेरेपी आई है तो उसमें इसका एक हिस्सा जो होता है जीन का, उसमें अगर कोई खामी हो तो ट्रीटमेंट का ये होता है। लेकिन अभी जब तक ये पूरा आगे रिसर्च नहीं होता तब तक बच्चे का जो अभी व्हीलचेयर होना, फिर सांस के जो मसल है उसमें तकलीफ होना, और फिर उसका मतलब लाइफ स्पैन 18 साल के ऊपर नहीं होता है। इसी में एक दूसरी जो बीमारी है जो एडल्ट में एक्सप्रेस होता है यही जीन, उसका नाम है बेकर डिस्ट्रॉफी, वो लेटर एज में होता है। और ये कार्डियक मसल उसको जो डेथ होती है उसकी वजह से, और एक्सलिंक्ड होने से हर एक फीमेल मतलब उसके जो कैरियर अगर होगी तो माँ का कैरियर भी इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, या कि उसके हार्ट का भी हम देख सकते हैं और उसके दूसरे बहने वगैरह हो तो उन लोग का भी फीमेल में। तो फैमिली में सब महिलाओं को ये चेतावनी मिल सकती है अगर कोई ऐसा पेशेंट हो, तो उन्होंने भी अपने हार्ट के बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर कैरियर हो तो और टेस्ट करके अगर मुझे समझ में आया कहाँ पे म्यूटेशन है और वो एग्जैक्ट वो स्पॉट में है जो भी आप बता रही थी, जिसके लिए जीन थेरेपी अवेलेबल है अभी आजकल। और ये रिसर्च स्टेज में है। हाँ, तो आने वाली मतलब
मतलब अच्छा रिसर्च है, नियर फ्यूचर में हम आशा कर सकते हैं। सक्सेसफुल रिसर्च। और अभी ये बीच में आपने बताया था कि इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, ये इसे हम डीएमडी कहते हैं शॉर्ट में, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी को। तो ये डीएमडी के लिए कुछ बोटॉक्स का ये ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब वीक मसल को ताकत देने के लिए ये बोटॉक्स जो आया है, वो उसका भी ब्यूटी थेरेपी में इतना ये है कि मसल अपने चेहरे के ये करो, स्ट्रॉन्ग करो, दिखने ज्यादा यूज वहीं पे होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे भी होता है जो तो एक्चुअली वो रिसर्च किया था, वो बाहर आया था बोटॉक्स का ट्रीटमेंट, वो इसके लिए आया था। हाँ। और यूज हो रहा है। पता था फंक्शन, लेकिन इधर यूज करने के लिए लाया गया, लेकिन वो ये थेरेपी। ओके ओके। तो अच्छा, तो अभी हम फिगर नंबर 5 देखते हैं। तो वहाँ पे आप ये सिंगल जीन का रिपोर्ट के बारे में है ना, ये हाँ, जो फिगर है वो। बिल्कुल। हाँ, तो वो जरा बताएंगे। अच्छा, अभी जैसे हमने क्रोमोसोम में दिया देख बोला है, ट्राइसोमी के लिए आया 21, मतलब डाउन सिंड्रोम, या कोई फ्रेजाइल एक्स आया तो फ्रेजाइल एक्स। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं ये, तो इसमें रिजल्ट्स ऐसे आते हैं कि जो रिपोर्ट आएगा डेफिनेटली पैथोजेनिक आएगा, मतलब डेफिनेटली आंसर मिला, या लाइकली पैथोजेनिक है, मतलब ये शायद है। फिर अनसर्टन सिग्निफिकेंस, मतलब जीन तो है लेकिन उसका आज तक कभी कार्य नहीं मिला है। या उसके बाद में जो आता है वो बिनाइन या लाइकली बिनाइन। तो ये जो आगे वाला हिस्सा है, तो पेशेंट क्या बोलेंगे, इतना पैसा खर्चा किया, या ऐसे रिपोर्ट में क्या मतलब इसका, अभी तो ठोस सब चाहिए। तो हम पेशेंट को जब भी जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं उस टाइम में उनको समझाते हैं कि सिंगल जीन में रिपोर्ट्स के इस किस्म के आएंगे। तो आने के बाद में आपको ये जिसका जो है जो का मतलब टाइप का जीन है, उसका आज ये खोज नहीं है, लेकिन आप अगर 2-4 साल के बाद अगर बच्चा चाहते हो, शायद उसकी अगर खोज मिले तो हम बोल सकेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हाउ टू इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो हमेशा एक्सपर्ट और जेनेटिक एक्सपर्ट से वो ऐसे जाके किधर भी जाके रिपोर्ट दिखा के गलत फहमी में नहीं रहना। ओके ओके। अभी हम लोग ये जो पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, तो इतना सारा टेस्ट है, इतना सारा ये है। आपने जब क्लिनिक स्टार्ट किया 81 में आपने स्टार्ट किया, तभी तो कंप्यूटर नहीं था, स्पेशलाइज अपना ट्रेनिंग नहीं था, स्टाफ भी नहीं था, तो बहुत ही दिक्कतें आई होगी। तो वो सब आपने एस्टेब्लिश किया, उसके साथ नहीं आपने सब जगह लेक्चर दिए, मोर देन 350 लेक्चर दिए, इतनी बुक्स लिखी आपने, वो पहले एपिसोड में हमने दिखाई, वो सब बुक्स लिखी आपने। और ये सब स्प्रेडिंग द वर्ड और सबको अवेयर करने का जो मिशन है आपका, वो बहुत ही सराहनीय है। आपने मेडिकल कॉलेजेस में भी लेक्चर्स दिए हैं, डॉक्टर्स को लेक्चर दिए हैं। इतना ही नहीं, आपने फर्स्ट रूरल प्रोबोनो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर शुरू किया, और मेडिकल कैंप्स में रूरल में जाके। तो उसके बारे में जरा बताइए। जैसे शुरू में मैंने बोला कि मेरे पिताजी देहात में थे, आगे आए वो, और वहाँ मतलब प्रदेश में जाके उन्होंने जो सीख के आए, इसलिए कि वो जब देहात के होने के बावजूद उनको हमेशा कुछ तो भी तरक्की करनी चाहिए देहातियों की और इधर भी। तो उन्होंने कॉलेज में जब भी थे तभी उनके जो क्लास के ट्यूब्स देखते थे, पायरेक्स ग्लास, तो उनको लगा कि मैं ये अपने इसमें ये लाना चाहता हूँ। और उसके लिए जैसे वो आगे बढ़ते गए, तो वो बढ़ने के बाद में मैंने सोचा कि अरे उन्होंने आके वो अभी रूरल स्कूल वगैरह उन्होंने निकाल, तो मैं बोला मैं रूरल हेल्थ क्यों नहीं कर सकता। तो ये रूरल हेल्थ करने के लिए मैंने डॉक्टर्स को लेक्चर्स दिए, और मैं अलग अलग कैंप्स किए। वो जो कैंप किए, जो हमारे साथ कैंप में हमेशा क्या होता है, टीम रहती है, तो टीम वर्क के हिसाब से हम लोग ज़्यादा करके मतलब अलग अलग स्पेशलिस्ट रहते हैं। तो एक टीम वर्क का मैंने आपको स्टोरी बताई है, और हमने एक किताब में भी बहुत अच्छी तरह से आपने उसमें दिखाया कि एक पिताजी अपनी बेटी को लेके आए, वो कार्डियक का क्या मतलब पीडियाट्रिक्स का था, और वो लड़की को मतलब टीचर हो उसको पीटी में नहीं जाती थी, खेल के कोई हो अगर स्पोर्ट्स स्कूल के में उसमें हिस्सा नहीं लेती थी, माँ भी बोलती थी घर में कुछ काम नहीं करती, बैठी रहती है। तो पिताजी बेचारे लेके आए उसको, और आके पीडियाट्रिक कैंप होने के तो उसके ऊपर आलसी का थप्पा लगा था, थप्पा लग गया, और उसको इतनी दुखी हो सकती थी, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी कि मुझसे नहीं होता है। तो उसका उसमें सोनोग्राफी भी था हमारे कैंप में, तो हार्ट में एक होल है ऐसे दिखाई दिया। तो तभी मैंने जब पिताजी ने बताया तो मैंने बोला रोको,
ये है। आप पहले यहाँ से जाके अपने स्कूल के टीचर के पास जाएंगे, उनको ऐसे कोई एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करने बोलेंगे, मतलब पीटी वगैरह, या अपने वाइफ को बताइए कि घर का काम उसको कुछ नहीं देने का, पहले उसके हार्ट के उसका इलाज करना है। और इसमें आप अगर नहीं रहेंगे, या खाली इतना ही नहीं करना है, उसकी सर्जरी करके अच्छे डॉक्टर्स कैंप में उससे पूछताछ लेके वो आप कहाँ सर्जरी कर सकते हैं, उसकी अच्छी जिंदगी दे सकेंगे। और वो ऐसे ही रहेगा तो वो काम कम करेगी, लेकिन जब वो माँ बनने वाली होगी तो उसके हार्ट पे इतना लोड आएगा कि उसकी मतलब जान जा सकती है। और आपने उसके जेनेटिक टेस्ट भी करवाने का एडवाइस दिया, क्योंकि उसके होने वाले बच्चे को कुछ तकलीफ हो सकती है क्या, वो भी आपको देखना था। वो भी आपको एडवाइस देना था। तो वो भी आपने उनसे बोला, अच्छी तरह समझाना पड़ता है। हाँ जी। उसको माँ बनने को कितना टाइम है, अभी से इतना टेस्ट का खर्चा क्यों, फिर उनको ये वंस इन लाइफ टाइम टेस्ट है वो बताना बहुत जरूरी है। तो मतलब आप खाली पेशेंट नहीं, उसकी फैमिली, वो कम्युनिटी, उसके आगे वाली पीढ़ी सबका क्या रखती है। ओके, ग्रेट ग्रेट। और भी एक आपने एकदम सयाने बूढ़े आदमी के बारे में बताया था। वो तो केसी क्लब फूड भी, वो भी कैंप वाली थी। तो वो जो भाई हमारे क्लब फूड का इंसिडेंस वो सिंधुदुर्ग में ज्यादा है। हर एक जो एरिया है वहाँ पे कोई कोई बीमारियां जो होती है ना, बहुत मतलब उसके ऐसे पॉकेट्स ही रहते हैं। तो उनका जो पैर मतलब क्लब फुट मतलब ऐसे टेढ़ा जो पैर होना, तो वो जो था पैर, तो वो बोला कि मेरी बहू का भी ऐसे ही पेट में बच्चा है, उसका ऐसा आया है। और मैंने बोला क्लब फुट है, आप अच्छे से चलते हो, क्या आपको तकलीफ है? तो बोला नहीं, मेरे को देहात में बहुत प्रॉब्लम हुआ, मैं अच्छी खासी खेती बाड़ी करता, तो हर एक सबका सपोर्ट लेके टेढ़े टेढ़े जमीन पे नहीं जा सकता। लेकिन इसके अलावा मैंने कोई लोग देखे उसमें दिमाग की भी थोड़ी कमजोरी के साथ, क्लब फुट के साथ। तो मैं चाहता हूँ ये बच्चे का टेस्ट करे। उसने इंसिस्ट किया और हमने उसका टेस्ट किया, और वो बहू का टेस्ट किया। हाँ, बच्चों के पेट के पानी का किया, और उसमें जो बीमारी थी, बच्चा जरूर मंदबुद्धि भी हो सकता था। तो वो उसका सयानापन और ये अनपढ़ होने के बावजूद खुद आप बीती थी तो वो सयाना बन गया था, और उसने अपने बहू को भी वो उचित रास्ता दिखाया। क्योंकि ये जेनेटिक्स कैंप अगर नहीं होता था तो शायद ये जेनेटिक्स वाले पेशेंट नहीं आते थे, जो जिनके जेनेटिक्स इंडिकेशन है। अगर कोई बीमारियों के जैसे कैंप्स होते हैं, तो जैसे कैटरेक्ट का आय का कैंप होता है, तो यहाँ पे ये बहुत ही मतलब डॉक्टर्स को हमने ट्रेन किया, डॉक्टर्स ने भी बहुत ही होशियारी से मतलब ये एक्सेप्ट किया कि ये करना जरूरी है। और कहाँ कहाँ पेशेंट को ट्रैवल करके आना पड़ता है, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमन को सिटी में आओ तो कि साथ में 2-4-5 लोगों को लेके आओ, रहने खाने का सब। तो इसीलिए मतलब ये जो तो टाइम मनी एनर्जी सेव हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कैंप के हिसाब से भी होनी चाहिए। ओके। और दूसरा ये कैंप्स का फायदा ये भी हो सकता है ना कि वहाँ पे जो लोकल डॉक्टर्स है, ये आपने यहाँ से जो एक्सपर्ट जाते हैं वो कभी एकदम से जाने माने लोग वहाँ जाते हैं देहातों में और विलेजेस में, तो वहाँ पे जो लोकल डॉक्टर्स है उनका भी उनसे बॉन्डिंग होता है, उनको सीखने को भी मिलता है, और आगे चल के वो बॉन्डिंग की वजह से पेशेंट को भी फायदा हो सकता है। ओके, तो वो भी एक कैंप्स का फायदा है। वो क्या करते हैं कि उस टाइम में अभी उनको पता चलता है, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर से वहाँ पे, वो हमें फोन पे कांटेक्ट करते हैं। और पेशेंट यहाँ आने के बदले हम लोग ऑनलाइन काउंसलिंग जेनेटिक्स में हमें ज्यादा प्रेफर नहीं करती, लेकिन डॉक्टर के साथ बैठे तो उनसे साथ में बात करके मशवरा करके फिर डिसीजन लेते। तो डॉक्टर, उनका डॉक्टर, वो पेशेंट और आप फोन पे बात कर सकते हैं इकट्ठा, कॉन्फ्रेंस कॉल बोलते हैं वैसे। ओके ओके। तो ये जो हमने 4 जो पैटर्न्स देखे, इसके अलावा जेनेटिक्स और अपना एनवायरनमेंट, इसका भी कुछ इंटरेक्शन से प्रॉब्लम हो सकते हैं ना, तो वो क्या चीज है? तो ये ज्यादा करके अभी हम जैसे देखेंगे कि एनवायरनमेंट मतलब 2 चीज होती है, एक तो हवा पानी, एक तो खान पीन। तो हवा पानी से तो इन्फेक्शन वगैरह वो जो होते हैं वो अलग है, और खान पीन में सबसे कॉमन है वो मतलब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। सब जगह में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी वो कॉमन है कि उसमें जो फोलिक एसिड की डिफिशियंसी, तो फूड जो होता है वो फोर्टिफाई करके करते हैं, जो अपनी जो जिसमें रीढ़ की हड्डी में ऐसे गैप्स रहते और कमर से पीछे बच्चे लूले होते, पेशाब और ये नहीं मतलब उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई दिमाग के कमजोर भी होते हैं या ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे केसेस में हम जो पेशेंट ऐसे आते हैं तो उनको ये पहले समझाते हैं
कि ये कैसी डेवलपमेंट होती है, और फोलिक एसिड फूड में सप्लीमेंट देने के लिए कहते हैं। लेकिन इसके अलावा और ज़्यादा करके आज की जो माँ बनने वाली है, उनके जो आगे की माँ है, फ्यूचर मदर, उसके लिए तो सबसे ज़्यादा खाने का ख्याल रखना ज़रूरी है। ओके, तो ये आपने फूड के बारे में बता रहे थे, लेकिन इसमें कुछ जेनेटिक डिफेक्ट भी हो सकता है ना? हाँ। तो तो सिर्फ फूड ऐसे नहीं, जैसे मैंने बताया कि अगर 1 या 2 बच्चे हुए तो हम ऐसे प्री कंसेप्शनल पेरी कंसेप्शनल फोलिक एसिड ज़्यादा उसका पहले जेनेटिक टेस्ट करेंगे। अगर उनके जेनेटिक में दोष है तो जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ फोलिक एसिड वो लेते हैं उनको वो सफिशिएंट नहीं होगा, और फिर उनको वो ज़्यादा लेना पड़ता है। उनके अगर सोनोग्राफी में कुछ आया अगर ऐसे डिफेक्ट, तो फिर उसकी भी बच्चे की अपनी जानकारी लेंगे जीन्स की, तो ऐसे कि आगे आगे ना हो, तो फिर डायरेक्ट जेनेटिक टेस्ट पे जा सकते हैं। तो आप ये फॉलिक एसिड का बता रही थी, तो इसका जो कंसेप्शन से पहले भी लेना चाहिए, तो हर एक प्रेगनेंसी प्लान्ड ही होनी अच्छी है। हाँ। वो मतलब वो होनी चाहिए 3 मंथ्स बिफोर फोलिक एसिड स्टार्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। तो ये फूड के बारे में आपका एक इंटरेस्टिंग केस है ना? हाँ, हमारे यहाँ एक फैमिली आई थी, मतलब हस्बैंड वाइफ आए थे, और वाइफ थी वो बंगाली थी, और हस्बैंड जो अपने वेजिटेरियन फैमिली वाले, बंगाली मतलब मांस खाने वाली, और उसने मच्छी खाने वाली, और उसने जो शादी की वो तो पूरे वेजिटेरियन फैमिली थी। तो उसने आने के बाद में जो उसके हस्बैंड ने बोला हमें न्यूरल टिप का बच्चा हुआ है और अभी हम आपकी राय लेने के लिए आए हैं, बट हमारा इतना दोनों का मतलब अच्छा ये है जम रहा है। मेरे उसने बोलते बोलते बोल दिया कि मेरे वाइफ ने तो मछली खाना भी छोड़ दिया है। तो तभी मैंने उनको बोला अभी रुक जाओ इधर, क्योंकि ये जो है उसके फूड में जो डिफिशियंसी आई है, जैसे हमारे हर एक का बॉडी का जो स्ट्रक्चर बनते जाता है, हम जैसे खान पान लेते हैं उस हिसाब से हमारी बॉडी की एब्सॉर्ब करने की शक्ति भी अलग किस्म की होती है। तो उनको मैंने बोला उसको आप ऐसे नहीं है, उसको जो जैसे उसने जन्म से खाया है वो तो उसको आपको वो देना बहुत मेरे हिसाब से तो ज़रूरी है। ऑफ कोर्स तो मेडिसिन वगैरह तो आप ज़्यादा लेंगे ही। तो उनको इस चीज़ में बहुत खुशी हुई। ऑफ कोर्स जो वाइफ थी, हस्बैंड के मुंह पे सेटिस्फेक्शन था कि वाइफ को जो चाहिए मैं दूंगा, और वाइफ के चेहरे में जो खुशी थी कि मुझे मछली खाने की मिली। तो यहाँ मैं एक बात दोहराऊंगी कि मैम ऐसा नहीं कह रही हैं कि वेज खाना कुछ कम असल होता है या कम न्यूट्रिशियस होता है और नॉनवेज ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। जो खाना हम हमेशा खाते हैं, बचपन से खाते आए हैं, वही खाना हमें आगे भी खाना चाहिए। एकदम सडनली कुछ चेंज नहीं करना चाहिए। अगर सडनली चेंज किया और उस पर प्रेगनेंसी का लोड आया तो कुछ हमें प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है ना? अच्छा, तो ये हो गया अपना मल्टीफैक्टोरियल, इसे मल्टीफैक्टोरियल कहते हैं, करेक्ट। तो इसमें बाकी लाइफस्टाइल डिसीजेस भी है। हाँ, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट, हर एक को वो मतलब ध्यान रखना पड़ता है। डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो इसके बारे में हम अलग से बात भी करने वाले हैं, एक एपिसोड पूरा उस पर डिवोट करेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं। और एक पैटर्न है माइटोकॉन्ड्रियल। तो उसमें मैंने सुना है कि एक बच्चे के 3 माँ बाप हुए, तो ये क्या हो गया? तो माइटोकॉन्ड्रिया वो एक सेल का रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहता है, और वो न्यूक्लियस के बाहर रहता है, और उसके भी जीन्स होते हैं। तो फीमेल्स में क्या होता है कि सेल है, उसके बाजू में जो लिक्विड है साइटोप्लाज्म, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं और न्यूक्लियर डीएनए अलग होता है। जेंट्स में क्या होता है, स्पर्म के नेक में माइटोकॉन्ड्रिया रहती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जब मतलब हस्बैंड से तो माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे के कंट्रीब्यूशन में नहीं रहती। ऑफ कोर्स कभी कभी वो माइटोकॉन्ड्रिया आजकल नई खोज है कि ऐसे चेंज आ सकते हैं, कभी कभार आती है, कभी कभार आ सकती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया एक लेडी की जो सक्सेसफुल केस हुई है कि उसके माइटोकॉन्ड्रिया में डिफेक्ट है, तो उसने तीसरे औरत का, जैसे हम लोग डोनर लेते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का डोनर हुई, तो इसके 3 पेरेंट्स हो गए। जो औरत उसका खुद का न्यूक्लियस और जीन्स, हस्बैंड का भी जीन्स, और ये माइटोकॉन्ड्रिया तीसरे का, तो 3 पेरेंट भी। ओह, तो सरप्राइजिंग है। तो हमने अभी तक देखा कि ये पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, प्री टेस्ट काउंसलिंग क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से आपने ये जीन्स के बारे में समझाया, पहले क्रोमोसोम्स के बारे में बताया था, अभी जीन्स टेस्टिंग से फायदा होता है, ये सब आपने बताया। तो ये जेनेटिक टेस्टिंग से हम जो भी अगर आगे चल के भी कुछ होने वाला है तो वो भी हम उसका रुख बदल सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल एडजस्ट कर सकते हैं।
हैं उसके हिसाब से और अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। यही आज का ये एपिसोड का मीनिंग है। आपने ये इतना सारा अच्छा बताया, तो धन्यवाद मैडम आपका। अब फिर से आई। अभी अगला एपिसोड हम किस विषय पर करेंगे? और अगला एपिसोड तो हम लेंगे जो फेवरेट है, दिल से दिल तक। Okay. इट इज गोइंग टू बी ऑन कार्डियक, सडन कार्डियक डेथ और हार्ट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं पीडियाट्रिक और एडल्ट्स के, और उससे हम कैसे मैनेज कर सकेंगे। ओके ओके, तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्कार। ये हमने 2 एपिसोड किए हैं जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में। डॉक्टर हेमा पुरंदरे मैडम, वन ऑफ द पायनियर ऑफ इंडिया, तो उन्होंने आपको अच्छी तरह से हम सबको ये सिखाया, बतलाया, गाइडेंस दिया। तो अब अभी एक आपको अगर कुछ भी इस बारे में और जानकारी चाहिए या कुछ आपके सुझाव है तो मैम की वेबसाइट दी है, ये बताई गई है, तो उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कि सिर्फ उनको अगर पर्सनली मिलना है या कुछ भी है तो आपके सभी रिपोर्ट्स और सभी पूरी आपकी फैमिली हिस्ट्री, ये सब आप जानकारी लेके ही उनसे मिलना बेहतर रहेगा। तो टाइम सेव हो जाएगा और आपको अच्छा खासा गाइडेंस मिल सकता है। और आप ये एपिसोड भी कैसे लगा आप बताइए। आगे चल के हम मैम ने जैसे बोला वैसे दिल के ऊपर, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के ऊपर और उसके जेनेटिक्स पे बात करेंगे। धन्यवाद।